हेलो एवरीवन, माय नेम इज योगी वैश्नानी एंड इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे हमने उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन थे, उसमें से कुछ टॉपिक हमने किए थे, कुछ थियरीज किए थे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमने की थी। इस लेक्चर में हम लोग उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई जो हमने टॉपिक किए हैं उसके लिए मतलब टॉपिक की जो क्लियरिटी है उसके लिए हमने इनफ प्रैक्टिस नहीं की है क्वेश्चंस की। तो मैं चाहता था कि थोड़े क्वेश्चन हैं हम उसको प्रैक्टिस करें और वो जब हमें टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए देन वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो अभी इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बीच बीच में जब अगर क्वेश्चन आप देख रहे हो तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई भी कर सकते हो, फिर आंसर देख सकते हो। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ in this question we have x less than 4 which is less than y and xy belongs to 1 to 10, then find the number of ordered pair of xy। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि भाई x और y है वो बिलोंग करते हैं 1 से लेके 10 तक के एक हमें सेट गिवन है। ठीक है, x और y की वैल्यू 1 से 10 के बीच में हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। राइट, दूसरी चीज हमें बताई गई है कि x की वैल्यू जो है, अगर मुझे जो इनइक्वालिटी गिवन है उसमें मैं अगर देखूं तो x की जो वैल्यू है विच इज लेस देन 4, मतलब मुझे यही वैल्यू चाहिए x लेस देन 4। देन y की जो वैल्यू है वो मुझे बताई गई है कि वो 4 से ज्यादा ही होनी चाहिए, मतलब y की वैल्यू जो बताई गई है विच इज ग्रेटर देन 4। राइट, तो अगर मैं x के जितने भी कॉम्बिनेशन है या फिर x है उसके जितने भी ऑप्शन है अगर मैं देखूं तो मेरे पास x के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है सर? मेरे पास x के लिए ऑप्शन अवेलेबल है 1 2 एंड 3। 4 मैं ले नहीं सकता क्योंकि लेस देन बोला है। y की वैल्यू 4 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो मेरे पास जो अवेलेबल सेट है उसमें से अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितने चॉइसेस है मेरे पास फॉर अ वैल्यू ऑफ y। तो उसके लिए मेरे पास 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इफ आई काउंट कि x के लिए मेरे पास टोटल कितने चॉइसेस अवेलेबल है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं सर? 3 है। टोटल y के लिए कितने हैं मेरे पास चॉइसेस अवेलेबल है कि y की वैल्यू में ले सकते हैं? तो उसके लिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 चॉइसेस अवेलेबल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 6 चॉइसेस आर अवेलेबल फॉर द वैल्यू ऑफ y। अब मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कैसे, दिखेंगे कैसे वो? कि x की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 उसमें से 1 ली। राइट, अब 1 के साथ 5 भी हो सकता है, 1 के साथ 6 भी हो सकता है, 1 के साथ 7 भी हो सकता है। ऐसे करते करते हमारे पास 1 से बनने वाले y की जो अलग अलग वैल्यूज है उसके साथ पेयरिंग हो जाएगी, एक्स वाई की जो पेयरिंग है। सिमिलरली फॉर द x इक्वल्स टू 2 अगेन 6 पेयर्स मिलेंगी फॉर द वैल्यू ऑफ y। अगेन हमारे पास x इक्वल्स टू 3 के लिए अगेन 6 वैल्यूज मिलेगी फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। तो कितने हमारे पास टोटल वेज बने या ऑर्डर्ड पेज कितनी बनी? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दैट टोटल टोटल ऑर्डर्ड पेज ऑर्डर्ड पेज ऑर्डर्ड पेज मेरे पास कितनी है? तो वो है मेरे पास 3 into 6। इतनी चॉइसेस मेरे पास अवेलेबल है। राइट, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, तो 3 into 6 हमें आंसर आ जाएगा 18। तो 18 टोटल पेयर्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y विच इज गिवन इन द इनइक्वालिटी। राइट, तो ये कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है सभी। राइट, एंड x एंड y बिलोंग्स टू आर 1 to 10। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे देखूं तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पुअर डॉली हैज अ टीवी। राइट, उसकी टीवी है, उसके पास उसके टीवी में 4 ही चैनल्स है, 4 चैनल्स। ऑल ऑफ देम आर क्वाइट बोरिंग, hence it is not surprising that she desired to switch or change the channel after every 1 minute. Then find the number of ways in which she can change the channel so that she is back to her original channel for the first time after a 4 minute। अब यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स गिवन है और एक सिचुएशन गिवन है। सिचुएशन में ऐसा बोला है कि डोली है, उसके पास एक टीवी है, टीवी के अंदर 4 ही चैनल आते हैं। राइट, तो पहले चैनल का नाम दे दे, क्योंकि हमें नाम कुछ गिवन है नहीं तो हम चैनल का अलग अलग नाम दे देते हैं। लेट्स से द नंबर ऑफ चैनल्स आर 4, चैनल्स 4 है, हम उसको नाम दे देते हैं लेट्स से ए बी सी एंड डी। दीज आर दी 4 चैनल्स एंड
उसको ये अलाउ किया गया है कि हर मिनट में चैनल को चेंज करना है, स्विच द चैनल एवरी 1 मिनट, राइट। ठीक है, तो अब आफ्टर अ 4 मिनट उसने बोला कि आफ्टर अ 4 मिनट वो ओरिजिनल चैनल पे वापस जा सकती है। सी इज बैक टू हर ओरिजिनल चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 4 मिनट, राइट। तो ये जो कंडीशन है कि हर मिनट में चैनल चेंज कर रहा है वो याद रखना है, और हर 4 मिनट के बाद वो अपने ओरिजिनल चैनल पे आ जाएगी, राइट। मतलब 4 मिनट के बाद ही अपने ओरिजिनल चैनल पे आ सकती है। तो ये हमें ऑल ओवर सिचुएशन गिवन है। इसको कैसे टैकल करें? मान लेते हैं कि जो डोली है उसने जब टीवी ऑन किया तो बाय डिफॉल्ट उस पर मान लेते हैं कि ए चैनल आ रहा था, ठीक है। तो जब टी 0 था, टी 0 का मतलब मैं क्या बोलूँ कि टी 0 का मतलब है कि फर्स्ट मिनट वहां से स्टार्ट हो रहा है, राइट। टी 0 पे उसके टीवी पे आ रहा था ए चैनल, राइट, ए चैनल था। सो आफ्टर 1 मिनट उसके पास कितनी चॉइसेस है? अब वो चैनल चेंज करना चाहती, 1 मिनट हो गया है, तो वो चॉइसेस कितने हैं उसके पास? तो वो हो सकता है चैनल बी पे भी जाए, हो सकता है वो चैनल सी पे भी जाए, हो सकता है वो चैनल डी पे भी जाए। सो सी हैज अ 3 चॉइसेस, 3 वे, राइट। उसके पास 3 चॉइसेस है चैनल को सिलेक्ट करने का, राइट। ये हो गया फर्स्ट 1 मिनट का कैलकुलेशन, राइट। उसकी सिचुएशन हमने ड्रॉ कर ली। देन आफ्टर मान लेते हैं कि 1 मिनट के बाद वो जो उसके पास 3 चॉइसेस थी बी सी एंड डी, मान लेते हैं कि उसके पास बी है, मतलब वो बी चैनल पे गई, ए टू बी, राइट। सो कैन वी से दैट आफ्टर 1 मिनट, राइट, बी चैनल पे गई, तो तब जो टाइम था वो मान लेते हैं टी 1। तो बी चैनल पे जब वो है और उसके बाद जो आफ्टर 1 मतलब दूसरा मिनट भी खत्म हो गया, उसके बाद सेकंड मिनट जब खत्म हो रहा है उसके पास कितनी चॉइसेस है? सर ए पे वो जा नहीं सकती क्योंकि ओरिजिनल चैनल है, उसमें तो 4 मिनट के बाद जा सकती है। बी है, वो तो अभी चल ही रहा है, तो उसके पास चॉइसेस अवेलेबल है सी एंड डी, राइट। सो कैन वी से दैट उसके पास 2 वेज अवेलेबल है, ठीक है, ये भी समझ आ गया। देन मैं ये बोल सकता हूँ दैट टी 2 मतलब 2 मिनट खत्म हो गए, टी 2 का मतलब है 2 मिनट खत्म हो गए। मान लेते हैं कि उसके पास जो चॉइसेस थी सी एंड डी, उसमें से उसने सी सिलेक्ट किया, सी चैनल। तो अभी वो टी 2 पे सी चैनल पे है। आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट अगर हम देखें, आफ्टर 1 मिनट मान लेते हैं कि उसके पास चॉइसेस है, लेकिन कितनी चॉइसेस है? सर 2 मिनट खत्म हो गया, 2 मिनट खत्म होने के बाद वो सी चैनल पे आई। सी चैनल जब चल रहा था उसके भी 1 मिनट बाद, मतलब थर्ड मिनट खत्म हो जाए, थर्ड मिनट जो खत्म हो जाए उसके बाद उसके पास कितनी चॉइसेस है? सर डी ही बचेगा। गलत, उसके पास चॉइसेस है, वो बी पे भी वापस जा सकती है, बी एंड डी, राइट। क्यों? क्योंकि बी उसका ओरिजिनल चैनल नहीं है। तो जब वो सी चैनल पे है तब उसके दिमाग में एक ही चीज है कि उसको ए पे वापस नहीं जाना है, वो बी पे जा सकती है, डी पे, क्योंकि उसके पास चॉइस है चैनल चेंज करने का, राइट। बस वो ओरिजिनल चैनल पे नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि अभी वो थर्ड मिनट ही चल रहा है, इसलिए। तो उसके पास कितने चॉइसेस हो गए? 2 वेज। सो सेम वे, अब टी 3 का मतलब क्या है? 3 मिनट खत्म हो चुके हैं। अब मान लेते हैं कि उसने ए बी सी डी, बी और डी में से डी चैनल सिलेक्ट किया, राइट। सो कैन वी से दैट आफ्टर 1 मिनट अब उसके पास क्या चॉइस है? अब उसके पास चॉइस भले ही कुछ भी हो, 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो डी चैनल जब वो देख रही थी तब वो 1 मिनट खत्म हो गया, इसके साथ उसके 4 मिनट खत्म हो गए। अब उसको कंपलसरी ए चैनल पे ही वापस जाना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन बोली गई है, राइट। तो उसके पास अब कितने नंबर ऑफ वेज है? 1 वे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए? अगर मैं बोलूं कि टोटल कितने वेज हुए, राइट, तो सर उसके पास 3 चॉइसेस थी, उसके बाद 2 चॉइसेस थी, उसके बाद 2 चॉइसेस थी, उसके बाद 1 चॉइस थी, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? तो अगर मैं देखूं तो 3 into 2 into 2 into 1, तो यहाँ पे मेरे पास 3 6 6 12, 12 तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज, उसको चैनल जब चेंज करना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज उसके बनेंगे 12, राइट। तो क्वेश्चन अच्छा था, राइट, डायरेक्ट समझ आ ही जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक था कि भाई बी चैनल पे भी वो वापस जा सकती है, ये थोड़ा सा ट्रिक हमें देखने को मिला इस क्वेश्चन में, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव टू द थर्ड क्वेश्चन।
अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक डाइस है, ये जो डाइस है वो रोल हो रहा है n टाइम। अब मुझे बताओ, अगर मैं डाइस को, राइट, मान लेते हैं एक डाइस है, उसको मैं वन टाइम रोल करूँ, वन टाइम रोल करूँ, तो कितने रिजल्ट मिलेंगे? सर 1 2 3 4 5 6 कितने ही वेज होंगे, तो 6 वेज मिलेंगे। अगर मैं डाइस को, अगर मैं डाई है उसको 2 टाइम रोल करूँ, 2 टाइम रोल करूँ, राइट, तो हो सकता है पहले में 1 आए, दूसरे में 1 आए, या दूसरे में 2 आए, या दूसरे में 3 आए, या 4 5 6। तो सिर्फ फर्स्ट डाइस के, मतलब पहली बार जब हमने रोल किया उसके 6 रिजल्ट, और उस हर एक 6 रिजल्ट के, राइट, मतलब 1, अगर मान लो डाइस नंबर 1 पे 1 आया, तो डाइस नंबर 2 पे 1 भी आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4, तो ऐसे 36 पेयर्स मिलेंगे, राइट, ये हम सबको पता ही है। तो अब मेरे पास 2 टाइम रोल करने पे 36 पेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 टाइम रोल है, 2 टाइम रोल है, उसका मतलब क्या होगा, 6 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 36। अब अगर मैं बोलूं कि n टाइम्स रोल हो रहा है, n टाइम रोल हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे सर? 6 n। यही तो मैं बोलना चाहता था, राइट। तो जब डाइस है वो n टाइम रोल करे, राइट, सो डाई है जब n टाइम रोल किया जाए तो उसके नंबर ऑफ रिजल्ट्स क्या बनेंगे? 6 n, राइट। सो फर्स्ट वन इज द कंप्लीट, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, हमें पता होना चाहिए, राइट, क्योंकि हम जो अभी कैलकुलेशन करेंगे उसमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फर्स्ट हम देखूं तो मैं, इफ 6 नेवर अपीयर, 6 कभी आए ही नहीं, राइट, तो अब मैं ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि भाई 6 कभी नहीं आना चाहिए, राइट, मुझे जो डाइस है उसमें 6 कभी आना नहीं चाहिए। थोड़ी देर एज्यूम कर लो कि आपके पास डाइस ऐसा है कि जिसमें 5 ही रिजल्ट पॉसिबल है, 6 पॉसिबल ही नहीं है, राइट, तो उसके टोटल कितने बनेंगे, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास अगर डाइस ऐसा है जिसमें 1 2 3 4 5, ये 5 ही लिखे हैं, 6 चाहिए ही नहीं, मुझे आता हो तो भी नहीं चाहिए, तो कितने चॉइसेस हो गए? 5। कितने टाइम रोल हो रहा है? n टाइम, तो 5 n। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 5 n। फिर सेकंड में हमें पूछा कि भाई देखो 6 है ना, एटलीस्ट 1 टाइम आना चाहिए। अब वन का एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है कि 6 1 टाइम भी आ सकता है, 2 टाइम भी आ सकता है, 3 टाइम्स भी आ सकता है, 4 टाइम भी आ सकता है, 5 टाइम भी आ सकता है, 6 के 6 बार भी 6 आ सकता है, राइट, क्योंकि चांसेस तो है। लेकिन हमें ये बोला गया है कि अपीयर, 6 अपीयर्स एटलीस्ट 1। तो क्या हम सभी का कैलकुलेशन करेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोल्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, राइट, कि अगर मेरे पास टोटल है, टोटल वेज है, राइट, जिसमें 6 भी इंक्लूडेड है, 1 to 5 सभी इंक्लूडेड, और उसमें से मैं ऐसे रिजल्ट्स को माइनस कर दूं जिसमें 6 अवेलेबल है ही नहीं, राइट, सो 6 इज नॉट अपीयर, राइट, वेज, टोटल वेज ऑफ दैट, की भाई जिसमें 6 अपीयर हो ही नहीं रहा है, तो टोटल मेरे पास 6 थे, मतलब टोटल वेज थे मेरे पास, जिसमें 6 अवेलेबल था, नहीं था, वो सभी के साथ। उसमें से वे ऐसे केसेस माइनस कर दूं जिसमें 6 अपीयर हो ही नहीं रहा है, राइट, तो एटलीस्ट 1 टाइम 6 मिल जाएगा, 2 टाइम भी आ जाएगा, 3 टाइम आ जाएगा, 4 5 6, जितने टाइम चाहे हम ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि भाई टोटल वेज कितने थे? 6 माइनस 6 है वो कभी ना आ रहा हो, ऐसे, तो सर फर्स्ट का आंसर तो वही था, 6 ना आना चाहिए, राइट, तो -5, सो दिस विल बी द आंसर, राइट। तो ये था सेकंड का आंसर। फर्स्ट का था हमारे पास 5 n, सेकंड का हमें आया 6 n माइनस 5 n, देन मूविंग टू द थर्ड वन। अब थर्ड क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, थर्ड क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे बोला गया इफ ओनली इवन नंबर अपीयर, राइट, तो सिर्फ इवन नंबर आना चाहिए। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इवन नंबर आया कि ओड आया, क्या कितना डिवाइड करूं, तो इतना कुछ सोचना नहीं है। अगर मैं कोई भी डाइस को रोल करता हूँ, राइट, कितनी भी बार रोल कर दूं, मान लो 1 बार रोल किया ठीक है, 2 बार रोल किया ठीक है, 50 बार रोल किया ठीक है, n टाइम्स रोल किया ठीक है, तो जो मेरे पास डाइस है, राइट,
मेरे पास क्या होना चाहिए, टोटल वेज होने चाहिए, ठीक है, टोटल वेज या टोटल नंबर्स जो इसमें से मिलेंगे, राइट। टोटल वेज जितने भी होंगे उससे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। वो नंबर का आंसर या तो वो ओड होगा या तो वो इवन होगा, कभी दोनों तो पॉसिबल है नहीं। और डेसिमल में आ नहीं सकता, राइट, डेसिमल में आएगा तब भी ओड इवन तो बोला ही जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज है, उसको अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं तो दिस विल बी द आंसर। कि अब ओड के बारे में पूछे तब भी यही आएगा, इवन के बारे में पूछे तब भी यही आएगा, राइट। तो टोटल वेज कितने हमारे पास है सर, 6 डिवाइड बाई 2। अब आप इसको ओड मानना चाहो तो ओड मान लो, इतना जो भी कैलकुलेशन करके आता हो, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये हमें आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन का, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन था, डाइस से रिलेटेड था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। डिस्टिंक्ट मतलब हर एक नंबर अलग होना चाहिए, ठीक है। और नंबर को बोला है एक्स, एक्स नंबर होना चाहिए। और एक्स की वैल्यू लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1, मतलब एक्स डेसिमल में या फिर रेशनल नंबर हमें फ्रैक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमें बोली गई है पी बाई क्यू। और पी एंड क्यू बिलोंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमें बोला गया है कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग या 0 और 1 के बीच में आए। ये तभी पॉसिबल है जब इसमें इस क्वेश्चन में कंडीशन हो विच इज p लेस देन q। कंपल्सरी ये कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे p ग्रेटर देन q हो गया उस टाइम पे मेरा जो आंसर आएगा, x का जो आंसर आएगा, जो ओवरऑल जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें कंडीशन लेस देन 1 वाली गिवन है, राइट। तो इतना पता चला कि मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं ला सकता या नहीं पॉसिबल है। मतलब पॉसिबल तो, लेकिन मुझे काउंट नहीं करना इसमें, राइट। तो अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या एज्यूम कर सकता हूँ, तो मान लेता हूँ कि मैं सॉरी p की वैल्यू क्या क्या एज्यूम कर सकता हूँ फॉर दिस x, राइट। तो मैं p है उसके बदले क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ। सर अगर मैं p इक्वल्स टू 1 लूँ, मान लेते हैं p इक्वल्स टू 1 लिया, तो q है वो कितना मिलेगा। सर q है वो 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 5 6। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि q है वो बड़ा ही होना चाहिए p से। मैं 1 भी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने 1 लिया तो वो x इक्वल टू 1/1 मतलब 1 हो जाएगा, जो इसमें इस कंडीशन को, इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं करेगा, राइट। तो इसके लिए कितने वेज हो गए सर, p है। अगर मैं x वैल्यू मतलब x नंबर बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, ऐसे इतने नंबर मिलेंगे। तो कितने होंगे, 5 नंबर्स होंगे सर, ठीक है। अगर मैं p इक्वल्स टू 2 ले लूँ तो q क्या क्या पॉसिबल है सर, q इक्वल्स टू 1 नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही q छोटा हो गया, राइट, ओवरऑल जो फ्रैक्शन है वो बड़ा हो जाएगा ग्रेटर देन 1, तो वो कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। हमें ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली फॉलो करते जाना है, राइट। तो p सर छोटा है तो q बड़ा ही होना चाहिए, तो p से मतलब p इक्वल टू 2 लूँ तो q है उससे बड़ा, मतलब 3 4 5 6। कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, 4। सर अगर मैं p इक्वल्स टू 3 लूँ तो सर q इक्वल्स टू तो फिर 4 लेना पड़ेगा, 5 6। सर अगर मैं p इक्वल्स टू 4 ले लूँ तो q इक्वल्स टू 5 एंड 6। सर अगर मैं p इक्वल्स टू 5 ले लूँ तो q इक्वल्स टू 6 ले सकते हैं सर। तो इसमें 3 वेज हो गए, इसमें 2 वेज हो गए, इसमें 1 वे हो गया, राइट। क्या सभी नंबर्स लाना जरूरी है, राइट। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हो चुका है, राइट। हमें जितने भी आउटकम पॉसिबल थे, टोटल वेज थे, हमने सब काउंट कर लिए। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सभी नंबर एक साथ आना जरूरी है? नहीं सर, या तो 1 और 2 आए, 1/2 आएगा, या तो 1/3, या तो 1/4 1/5 1/6। सर या तो 2/3, या तो 2/4, या तो 2/5 2/6। और वाली कंडीशन आई, और वाली कंडीशन में हम क्या करते थे, एडिशन करते थे। तो मैं टोटल वेज है तो इन सब का क्या होगा, एडिशन। तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो आंसर मेरा आ जाएगा 5 + 4 9 + 3 12 + 3 15। So 15 will be the answer, right? This will be the answer of our question, right?
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे बोला है कि भाई टोटल इंटीजर्स है n, हमें टोटल n इंटीजर्स फाइंड करने हैं सच दैट कि वो 2 से लेके 2000 के बीच में आना चाहिए। 2 भी आ सकता है, 2000 भी आ सकता है, राइट। तो पहले कंडीशन लिख लेते हैं कि भाई मुझे क्या फाइंड करना है सर, n फाइंड करना है, ठीक है। 2000 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2000 और 2 के बीच में भी हो सकता है, ये कंडीशन याद रखिए। फिर हमें बोला है, स्ट्रिक्टली बोला है कि HCF ऑफ n एंड 36 इज 1, मतलब के हमें ये बताना चाहते हैं कि HCF अगर मैं बनाऊं, अगर मैं HCF निकालूं, HCF ऑफ n एंड 36, n कौन सा नंबर, वो जो हम सिलेक्ट करें, कौन सा, कोई भी कर सकते हो, राइट। लेकिन उसका HCF क्या होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मुझे ये बोला गया कि n नंबर मुझे ऐसा सिलेक्ट करना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर, मैं 2 कर सकता हूँ, ठीक है। क्या 2 और 36 का HCF 1 है, नहीं सर, 2 आएगा। सर मेरे दिमाग में आया 9, 9 9 एंड 36 का HCF क्या 1 है, नहीं। तो मुझे ऐसे नंबर से उसको निकाल देना है जिसमें 36 और n का कोई कॉमन फैक्टर आता हो, वैसे नंबर मुझे नहीं चाहिए। सर ऐसे तो ट्राई एंड एरर होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। कैसे करें ऐसे क्वेश्चन को, तो 36, क्योंकि n किस पे डिपेंडेंट है, 36 पे, उसका HCF 1 होने के लिए किस पे डिपेंडेंट है, 36 पे। 36 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ऐसा कुछ होगा, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। अब बात सुनो, बात में यह है कि अगर मैं 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालूं और मुझे बोला गया है कि उसके जो प्राइम फैक्टर वो 2 एंड 3, ऑब्वियसली यही बनेंगे, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, राइट। अब इंपॉर्टेंट थिंग, मैं ऐसे नंबर सिलेक्ट कर लूं जिसमें 2 के मल्टीपल्स हो, राइट, मतलब n है वो 2 के मल्टीपल हो, तो HCF 1 नहीं आएगा, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं HCF ऑफ 2 एंड 36 निकालूं तो 2 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब मुझे पता चला सर मुझे 2 नहीं चाहिए, तो 2 के जितने भी मल्टीपल उसमें 2 तो आएगा, राइट। तो मुझे वो 2 नहीं चाहिए, राइट। तो 2 कैंसिल हो गया सर, 2 के सभी मल्टीपल कैंसिल हो जाएंगे, चेक कर लो एक बार सर। 2 4 6 8 10, जितने भी, अब ये जो है AP बन गया, राइट। इसको आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 कितने, ऑब्वियसली 2000 तक ही हमें जाना है। तो अब कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आप AP का फॉर्म यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। सर 2000 है, नंबर्स कितने हैं टोटल, सर नंबर्स तो 2000 माइनस 1 19 1999 है, ठीक है। मुझे कितने चाहिए, 2 1 जा 2, तो वहां से तो स्टार्ट हो ही रहा है, 1000 इंटू 2, हाँ 2000 जा रहा है। तो मल्टीपल ऑफ 2 कितने हैं, मल्टीपल ऑफ 2 कितने हैं, टोटल मल्टीपल ऑफ 2 मेरे पास सर 1000 है। सर इतने नंबर्स हमें नहीं चाहिए, टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स मेरे पास, टोटल नंबर्स मेरे पास, तो 2000 में से 1 माइनस कर दो तो 1999, ये मेरे पास टोटल नंबर्स है। इसमें से 1000 तो पहले निकल चुके, ठीक है। फिर 3 पे लेते हैं, तो मल्टीपल मल्टीपल्स ऑफ 3, मुझे ये भी नहीं चाहिए मल्टीपल ऑफ 3, क्यों, क्योंकि सर अगर मैं 3 लूंगा, n इक्वल टू 3 ले लो, तो 36 और 3 का HCF आएगा कुछ ना कुछ, 1 तो नहीं आएगा, ठीक है। 6 ले लो तब भी आएगा कुछ ना कुछ HCF, 9 ले लो तब भी आएगा। मतलब इतना क्लियर है कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स है, अगर उसके मल्टीपल्स में जितने भी लूंगा इस नंबर में आने वाले, जो कंडीशन है 2 से लेके 2000 के बीच में, तो वो नंबर्स ऑलवेज HCF कुछ ना कुछ देंगे, 1 तो नहीं देंगे, राइट। मतलब HCF कुछ ना कुछ तो आएगा दूसरा नंबर, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो 3 के मल्टीपल्स कितने होंगे, राइट, तो उसके लिए तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 वन जा 3, तो 3 से स्टार्ट होता है, राइट। तो 2000 है, क्या 2000 है वो 3 से डिविजिबल है, नहीं है। बट अगर मैं 2000 डिवाइड बाई 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18, अगेन 2 रिमाइंडर, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर आएगा,
राइट। लेकिन अब डेसिमल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि 666 नंबर तो आएंगे ही, राइट। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला आप निकाल सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको डिवाइड करके, तो वो मुझे मिला 666 नंबर, राइट। तो मुझे इतने नंबर्स मिले 666। अब मैं सोचूंगा कि सर इसमें क्या है, 199 थी, सॉरी 1999 नंबर्स थे, उसमें से मैं 2 के मल्टीपल निकाल दूं, ठीक है सर, 3 के नंबर निकाल दिए, ठीक है, आंसर आ गया, नहीं, यही तो गलती हो गई। हम क्या करेंगे, 2 और 2 के मल्टीपल्स निकाल देंगे, ठीक है, 3 के मल्टीपल्स निकाल देंगे। व्हाट अबाउट 6? जब मैं 2 के मल्टीपल निकाल रहा हूं, जब ये 1000 नंबर निकाल रहा हूं, तब उसमें 6 आ रहा है बीच में, राइट, 12 आ रहा है, तो 6 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, ठीक है सर। जब मैं 3 का मल्टीपल लिख रहा हूं, तब भी मुझे बीच में 6 और 12 आ रहा है। तो 2 से लेके 2000 के बीच में 6 और 12, मतलब 6 के मल्टीपल्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 का एक अलग से एपी बन रहा है, 6, 12, 18, जो 2 के टेबल में भी अवेलेबल है, 3 के टेबल में भी अवेलेबल है। ये 2 बार कट हो रहे हैं, हमें तो एक ही बार कट करना है ना, एक ही बार माइनस करना है टोटल नंबर ऑफ में से। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे 6 के मल्टीपल्स ढूंढने पड़ेंगे, राइट। तो 6 के मल्टीपल्स कितने होंगे सर, वो भी ढूंढना पड़ेगा, वो कितना कैसे ढूंढेंगे, अगेन मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 कितने मिलेंगे सर, मल्टीपल ऑफ 6 मुझे मिलेंगे, मुझे डिवाइड कर लेता हूं मैं 2000 को, 2000 डिवाइड बाई 6, 6 3 जा 18, अगेन 2 रिमाइंडर 3, 2 रिमाइंडर 3, पॉइंट में आ जाएगा, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दोगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 333, राइट। सो 6 के कितने मल्टीपल हुए हमारे पास सर, 6 के तो हमारे पास हो गए 333, राइट। अब मुझे नंबर एक्चुअल में कितने नंबर थे वो माइनस करने हैं टोटल में से। तो मुझे क्या करना है, पहले टोटल है 199, सॉरी 1999, उसमें से माइनस करो 1000 को, ठीक है, इसमें सभी नंबर आ गए, 2 4 6 8 10 सभी आ गए, माइनस 3 के मल्टीपल कर दो, 666 माइनस किए। अब इन दोनों को जब मैं माइनस कर रहा हूं 1999 में, तो मुझे 6 के जो मल्टीपल्स थे, 6 12 18, वो 2 बार माइनस है, मुझे एक ही बार करना था, तो एक बार हम वापस देंगे इसको 333, राइट। तो अब इसका हम अगर कैलकुलेशन करेंगे, राइट, तो 199 999 बचे, 999 में से 666 निकाल दूं तो कितने बचे सर, 333, 333 बचे, राइट। इस पूरे का कैलकुलेशन किया, मेरे पास कितने बचे सर, 333 बचे, वही आंसर होगा, नहीं 333 प्लस 333 कितना होगा, 660, सर यही आंसर होगा, नहीं, ये मुझे कितने नंबर्स मिले, ये मुझे नंबर मिले ऐसे नंबर्स कि जिसमें मैं n और 36 को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे HCF कुछ ना कुछ मिलेगा, वन नहीं मिलेगा, वन के अलावा कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मुझे आंसर क्या चाहिए था, ऐसा नंबर कि n, ये जो 666 नंबर जो मैंने निकाले, मुझे उतने नंबर्स नहीं चाहिए टोटल में से, राइट। तो फाइनल आंसर जो मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड वेज जो है वो क्या हो जाएंगे सर, रिक्वायर्ड वेज हो जाएंगे 1999 है, उसमें से 666 हटा दो, सर फाइनल क्या बचा, तो फाइनल बचा है 1333, राइट। तो ऐसा कुछ आई थिंक आएगा, ओके, और दिस विल बी द आंसर। तो आई होप ये समझ आएगा, क्वेश्चन अच्छा था। ज्यादातर बच्चे गलती यहाँ करेंगे कि 2 और 3 के मल्टीपल माइनस कर देंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे, राइट। बाकी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कुछ चीजें कॉमन भी आएगी, राइट। ऐसे HCF वाले क्वेश्चन है, उसमें ये देखना होता है, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट नंबर या जितने भी डिजिट वाला नंबर करे, सबसे पहले क्या करना है, डिजिट बना लो, ठीक है, 2 3 4, इन विच रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। Also find the number of 4 digit number in which at least one digit is repeated। तो दो चीजें पूछिए, पहली चीज हम कौन कर लेते हैं, 4 डिजिट के नंबर है जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे पहला जो डिजिट आएगा, फर्स्ट डिजिट, वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं जीरो रखूँ तो वो 3 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है, तो मैं जीरो नहीं रख सकता, उसके अलावा मैं 1 2
9, मेरे पास 9 चॉइसेस अवेलेबल, 9 वेज अवेलेबल है, ठीक है। बाकी सर, बाकी सेकंड में मैं मान लो 9 है, 1 to 9 में से मैंने कोई नंबर ले लिया, लेट से 1 ले लेता हूँ। तो अब मैं सेकंड बॉक्स के लिए मेरे पास कितनी चॉइस रहेगी सर? अब इसमें मैं 0 रख सकता हूँ, तो 0 1 नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पे आ चुका है। तो 0 से लेके सर मेरे पास 9 वेज ही हो गए, क्योंकि 0 to 9 थे, और इसमें जो आया वो मुझे नहीं लेना है, राइट। तो मेरे पास जो चॉइस है उसमें से -1 कर दूं तो कितना होगा? 10 में से -1 9। फिर थर्ड बॉक्स के लिए सर, सेकंड में जो आ गया और पहले में जो आ गया, राइट। तो सेकंड में कितनी चॉइसेस अवेलेबल है सर? ऑब्वियसली, सॉरी, थर्ड में कितनी चॉइसेस होगी सर? 8 चॉइसेस अवेलेबल होगी, ठीक है। सर लास्ट बॉक्स में कितनी चॉइसेस होगी? 7 चॉइसेस अवेलेबल होगी, ओके। क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सेकंड बॉक्स से थर्ड में जाओ, थर्ड से फोर्थ में जाओ, इसके आगे अगर फिफ्थ सिक्स हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत है फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में बस 0 का ध्यान रखना है, और ये चीज देखनी कि रिपीटेशन अलाउड है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर देखो तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे टोटल? 4 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे, राइट। तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर जो है, रिक्वायर्ड नंबर्स कितने मिलेंगे मुझे? तो सर 9 into 9 into 8 into 7, राइट। तो अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ इट, राइट। तो पहला तो हो गया, पहला तो इजी था। फिर हमें पूछा आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इन विच एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड, एटलीस्ट, एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट। अब दिक्कत आई, एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट का मतलब है एक डिजिट भी रिपीट हो सकता है सर, 2 डिजिट रिपीट हो सकते हैं, 3 डिजिट हो सकते हैं, चारों के चारों रिपीट हो सकते हैं, पॉसिबल है। हाँ, तो मैं ऐसा काम कर दूं कि भाई मैं पहले ना सभी नंबर्स ले लेता हूँ, राइट। ऐसे नंबर्स की जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये रहा वो नंबर, तो ये रहा, राइट। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, राइट, तो ये नंबर्स तो मेरे पास है टोटल कि जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं, इसमें एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट है। तो एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट का होने का मतलब है 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 4, चारों के चारों डिजिट रिपीट होके चलेंगे, लेकिन 0 टाइम रिपीटेशन है वो नहीं चलेगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे करना है टोटल, टोटल 4 डिजिट नंबर जितने भी होंगे, 4 डिजिट नंबर जितने भी पॉसिबल होंगे, माइनस क्या करना है कि टोटल वेज, या मैं बोल दूं कि भाई मुझे ऐसे उतने नंबर माइनस करने हैं जिसमें रिपीटेशन, रिपीटेशन नॉट अलाउ, राइट, रिपीटेशन अलाउ ना हो, ऐसे नंबर्स मुझे चाहिए। तो टोटल में से अगर मैं एक भी बार में नंबर रिपीट नहीं हो रहा, मतलब 0 टाइम्स रिपीटेशन माइनस कर दूं, तो एटलीस्ट 1 2 3 4 सब आगे। हाँ सर आगे। टोटल 4 डिजिट कितने मिलेंगे? टोटल 4 डिजिट इसमें रिपीटेशन अलाउड हो। सर टोटल 4 डिजिट के लिए तो हमें कैलकुलेशन वापस से करना पड़ेगा, ठीक है कर लेते हैं, राइट। ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा 9987 वाला, इसको यही रखते हैं। लेकिन हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ वेज मिलेंगे, या टोटल 4 डिजिट के कितने नंबर मिलेंगे। आप मैन्युअली भी काउंट कर सकते हो, राइट। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल से भी। तो फर्स्ट डिजिट है 0 नहीं हो सकता सर, बाकी 9 चॉइसेस अवेलेबल, सेकंड के लिए 10 चॉइसेस, इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10। तो अगर मैं देखूं कि टोटल 4 डिजिट के कितने नंबर्स अवेलेबल है सर, टोटल 4 डिजिट के नंबर अगर मैं देखूं तो मेरे पास अवेलेबल है सर 1000 into 9, 9000 नंबर्स आ गए, ठीक है। टोटल रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसे नंबर कितने हैं सर? कैलकुलेट तो नहीं किया, चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं, राइट। इसको अगर हम कैलकुलेट करें 81 इंटू 56, राइट, तो 0 5 46 एंड 48, तो आंसर आएगा हमारे पास, कितने नंबर बनेंगे ये? 6 एंड 13 एंड 5 एंड 4, राइट। तो इतने नंबर बनेंगे 4536। तो ये टोटल जो हमें 9000 नंबर्स मिले, उसमें से हमें इतने नंबर्स माइनस कर देने हैं, राइट। देन यू विल गेट अ फाइनल आंसर, राइट। सो -4536। अब ये आप कैलकुलेट कर लेना कितना आंसर आ रहा है, राइट। तो ये भी क्वेश्चन इजी ही था, राइट। एटलीस्ट वाले और मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन कई बार
हमें बस केसेस नहीं बनाने हैं, ऐसे कैलकुलेट करना है कि अगर मान लो नंबर ऑफ केसेस, कुछ नंबर ऑफ केसेस अगर माइनस करने से हमें आंसर आ रहा है तो आप माइनस कर सकते हो, कुछ नंबर ऑफ केसेस अगर प्लस करने से आंसर आ रहा है तो प्लस कर सकते हो, राइट। जो इजी पड़े, जो भी इजी पड़े वो हम करेंगे। देन मूव टू नेक्स्ट। देर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लान। ठीक है, 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स इन अ प्लान, नो थ्री ऑफ विच आर कोलिनियर। कोई भी कंटिन्यू ऐसे तीन नंबर्स, तीन पॉइंट्स है वो लीनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है, दो हो सकते हैं, राइट। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा तो तीसरा यहाँ पे लाइन में नहीं है ऐसा बोला गया है, तो तीसरा कहीं पे हो सकता है, राइट। ऐसे 10 पॉइंट हमें अवेलेबल है। फिर हमें बोला गया है हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू द दिस पॉइंट। अब देखो ये क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन अभी बाकी है, कॉम्बिनेशन हमने नहीं किया है, राइट। तो अभी हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम जो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल है, एडिशन वाला, उससे ही करेंगे। तो कितने पॉइंट से मान लेते हैं, 10 पॉइंट, 10 पॉइंट्स हम बोले हैं, तो 10 पॉइंट्स में से मान लेते हैं कि ये पॉइंट वन है, P1। इसके पास लाइन बना, अब लाइन बनाने के लिए मेरे पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए सर? फॉर वन लाइन 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड, 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड, राइट। तो एक पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट वन है, वो पॉइंट टू के साथ, पॉइंट थ्री के साथ, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मैं अगर बोलूँ कि पॉइंट वन है, वो कितनी लाइंस बनेगा सर? इसके साथ बना सकता है 2, 3, 4, सर 5, 6, 7, 8, 9, राइट। तो पॉइंट वन है, उसके पास कितनी चॉइसेस है? 9 चॉइसेस अवेलेबल है। कैसे? टोटल 10 पॉइंट्स होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 पॉइंट से मतलब पॉइंट वन के पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है सर? 10 चॉइस अवेलेबल, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर अगर पॉइंट वन है, उसको मैं ऐसे ड्रॉ ना करूँ, अलग से लिखूँ तो भी चलेगा, ये मैन्युअली हम काउंट कर रहे हैं सभी केसेस, राइट, ताकि पता चले कि कुछ केसेस है वो रिपीट होंगे। तो पॉइंट वन है, उसके पास कितने वेज अवेलेबल सर? 9 वेज अवेलेबल है। तो सर पॉइंट टू है, उसके पास कितने पॉइंट्स अवेलेबल? सर पॉइंट टू है, उसके पास भी 9 वेज हो गए। कैसे? सर पॉइंट टू है, वो भी अलग अलग 9 लाइंस बनाएगा, लेकिन वो पॉइंट वन के साथ लाइन बनाएगा नहीं, या बनाएगा लेकिन हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट वन से पॉइंट टू में लाइन बनाओ और पॉइंट वन से पॉइंट टू में बनाओ या टू से वन में बनाओ, सेम ही होता है। हाँ सर, तो वो लाइन हमें रिपीट नहीं करनी है, राइट। तो अब पॉइंट टू के पास एक चॉइस तो कम हो गया, तो कितने आएंगे? तो पॉइंट टू के पास तो फिर 8 वेज हो गए, बिल्कुल 8 वेज। तो ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते जाएं, टू थ्री, पॉइंट थ्री के पास कितने हो गए सर? 7 वेज हो गए, राइट। पॉइंट फोर के पास कितने वेज हो गए सर? इसके पास 6 वेज हो गए, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पॉइंट थ्री के पास, सॉरी पॉइंट फाइव के पास, पॉइंट फाइव के पास सर 5 वेज अवेलेबल हो गए। पॉइंट सिक्स सर उसके पास 4, पॉइंट सेवन सर उसके पास 3, पॉइंट एट उसके पास 2, पॉइंट नाइन सर उसके पास 1 वे अवेलेबल होगा। और पॉइंट टेन के पास अब वे अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि उसने सभी के साथ ऐसे लाइन बना ली होगी, ठीक है। तो इन सबको अगर हम ऐड करें, राइट, 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 5 4 3 2 1, इन सबको आप ऐड करोगे, सो यू विल गेट 45 वेज या 45 लाइंस आपको मिलेगी, राइट। तो क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन रिपीटेशन ना हो, लाइंस एक डिस्टिंक्ट लाइन ही हमें काउंट करनी है, रिपीट नहीं करनी है, राइट। ये हमें बस ध्यान रखना है। मूविंग टू नेक्स्ट, 4 बसेस कैन रन थ्रू बिटवीन भोपाल एंड ग्वालियर। ठीक है, भोपाल से ग्वालियर के बीच में और ग्वालियर से भोपाल के बीच में 4 बसेस है, 4 बसेस, राइट। ऑब्वियसली वही 4 बसेस है जो ग्वालियर से भोपाल जा रही है, जो भोपाल से ग्वालियर भी जा रही है, सेम ही बस है, राइट। तो टोटल 4 बसेस है। अब हमें बोला कि इफ अ मैन गोज फ्रॉम ग्वालियर टू भोपाल, ठीक है, ग्वालियर से भोपाल जा रहा है, ठीक है, अच्छा जाना चाहिए। और हमें बोला है कम्स बैक टू ग्वालियर बाय अनदर। अब मान लेते हैं 4 बस है, 4 बसेस है, तो मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर की बस है, हमने बस पे नंबर दे दिया, राइट।
मान लेते हैं ग्वालियर से जो भाई भोपाल जा रहा है वो बस नंबर 2 में जा रहा है, राइट। वो 2 नंबर की बस में गया है, 2 नंबर की बस में गया, 2 बसेस नहीं, 2 नंबर की बस में गया है, ठीक है। अब उसको भोपाल से ग्वालियर वापस भी आना है, लेकिन वो अब 2 नंबर की बस है वो नहीं ले सकता, राइट। उसको अलग बस ले, अनदर बस में चाहिए। तो अब उसके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? 4, सॉरी 3, 1, 3 एंड 4। 1 नंबर की बस में जा सकता है, 3 नंबर की बस में जा सकता है, 4। तो कितने वेज हुए सर? ग्वालियर से भोपाल जाते वक्त उसके पास एक वेज अवेलेबल था, भोपाल से वापस ग्वालियर आते वक्त उसके पास 3 वेज अवेलेबल थे, 3 इंटू 1, 3। तो टोटल 3 वेज उसके पास है, 3 चॉइसेस, राइट। तो इजी क्वेश्चन था मल्टीप्लीकेशन का। नाउ find the number of ordered pairs where x and y belongs to 0 to 10 and if x minus y difference of x minus y is 5। तो हमें ये बोला गया है कि मोड के अंदर x माइनस वाई है, इसका मतलब नेगेटिव नंबर आएगा तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन वो डिफरेंस कितना होना चाहिए सर? डिफरेंस होना चाहिए 5 से बड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई में आप नंबर कुछ भी ले सकते हो एज अ एक्स और एज अ वाई, लेकिन मैं एज अ एक्स अगर मान लो 0 नंबर लूँ, राइट, जो मैं ले सकता हूँ, तो वाई में क्या लूंगा सर? मैं वाई 10 लूंगा, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, राइट। तो ऐसे में अगर केसेस बन जाऊंगा तो दिक्कत आएगी। इससे अच्छा है हम लाइन में केसेस बनाए, एक्स और वाई इक्वल नहीं है ये तो पता है। तो अगर मैं एक्स इक्वल्स टू 0 बनाऊं, जीरो जीरो ले रहा हूँ, 0 सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वाई 0 नहीं ले सकते तो कंफर्म है। अगर मैंने 1 लिया तो 0 माइनस 1 सर, 0 माइनस 1 तो ग्रेटर देन 5 नहीं होगा ना, वो लेस देन होगा, तो मैं 1 नहीं ले सकता एज ए वाई, ठीक है। क्या मैं वाई के बदले 2 ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। 3 बिल्कुल नहीं। 4 वो भी नहीं ले सकता, 5 भी नहीं ले सकता, सर 6 ले सकते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू क्या होगी सर? 6 हो सकता है, 7, 8, 9 एंड 10। सेम वे जब मैं x इक्वल्स टू 1 लूँ तब मैं y क्या ले सकता हूँ? क्या मैं y इक्वल्स टू 2 ले सकता हूँ? सर 2 माइनस 1 सर 1 हो जाएगा, नहीं। क्या 3 ले सकता हूँ? नहीं। क्या मैं 4 रख सकता हूँ? 4 माइनस 1 3 सर नहीं रख सकते हैं। सर मैं 5 रख दूँ, 5 माइनस 1 सर 4 ही हो जाएगा, नहीं रख सकते। सर 6 रख दूँ, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, नहीं रख सकते। सर मैं 7 रख दूँ, चलेगा? बिल्कुल। 7 माइनस 1 6 विच इज डिफरेंस 6 हो जाएगा, तो हाँ 5 से तो बड़ा है, राइट। तो हमें बोला कि 7 और 1 माइनस 7 हो जाएगा तो चलेगा। वैसे ही अगर मैं 8 लूँ चलेगा, 9 लूँ चलेगा, 10। तो अब लॉजिक तो समझ आ गया सर। x इक्वल्स टू अगर मैं 2 लूँ तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? मैं 7 लूँ, 7 माइनस 2 तो 5 हो जाएगा, वो नहीं लेना, 5 से बड़ा ही होना चाहिए। 8 9 10 ले सकते हैं। अब लॉजिक समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गई चीज। x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 9 एंड 10 एंड x इक्वल्स टू 4, देन y इक्वल्स टू 10। हमारे पास इतने ऑर्डर पे आएंगे। क्या हमने सभी काउंट कर लिए? देखते हैं सर। इसमें कितने आ गए? 1 2 3 4 5। सर 5 पेयर्स बनेगी जिसमें 0 6 हो सकता है, 0 7 0 8 0 9 0 10। सर 1 7 1 8 1 9 1 10 हो सकता है। हाँ, 4 हो गए, 3 2 1। तो सर हमने तो फाइंड कर लिए सर टोटल जो वेज थे, टोटल पेज थे, ऑर्डर्ड पेज थे, टोटल ऑर्डर्ड पेज थे वो सर हमने कर लिया ना। 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 9 12 और 3 15 सर हो गए 15। गलत। क्यों? किसने बोला कि x को 0 ही ले सकते हैं, राइट। हम 6 और 0 भी तो कर सकते हैं, 7 और 0 भी तो कर सकते हैं, राइट, क्योंकि x और y दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं 0 से लेकर 10। तो अगर मैं y के बदले x रख दूं यहाँ पे और x के बदले y रख दूं तो सेम मुझे दूसरे पेयर्स भी मिलेंगे, राइट, जो ऑर्डर्ड पेयर्स ही होंगे सर। बिल्कुल, क्योंकि 1 2 तो 2 1 होना दोनों अलग है जब मैं पेयर्स की बात कर रहा हूँ, x और y सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो अब मैं यहाँ पे इंटू 2 कर दूं, क्योंकि दोनों में सेम मिलेगा, सेम चीजें, सेम नंबर ऑफ चीजें मिलेगी, तो आंसर क्या आएगा इसका सर? 30 पेज मिलेंगे, राइट। सो 30 ऐसे पेज मिलेंगे हमें
ऑर्डर्ड पेयर जिसमें x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब हाँ, कंडीशन को फॉलो करते हुए इनइक्वालिटी को, राइट। तो x और y के हमने केसेस बनाए, फिर हमने y के बदले x रखा, x के बदले y रखा, राइट। तो वो कंडीशन को फुलफिल बिल्कुल करेंगे। हाँ, अगर मोड नहीं होता तब हम कुछ अलग सोच सकते थे, राइट, तब हम नेगेटिव नहीं कर सकते, लेकिन इसमें नेगेटिव डिफरेंस आएगा तो वो पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो मोड हमें गिवन है, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था। देन go to next. Find the number of ways in which two small squares can be selected on the normal chessboard if they are not in the same row or same column. अब चेस की बात की है, राइट। तो चेस खेले या ना खेले, हमें चेस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। चेस में अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? सर 8 रोज होंगे। सर मैं कॉलम देखूं तो 8 कॉलम्स होगी, 8 कॉलम्स होगी। तो 8 कॉलम्स और 8 रो, तो सर ऑब्वियसली हमारे पास कितने होंगे? सर 64 स्क्वायर्स मिलेंगे, बिल्कुल 64 छोटे स्क्वायर्स हम मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। हमें ये बोला है कि भाई इसमें सेम रो पे नहीं आना चाहिए, हमें दो कोई भी सिलेक्ट करना है, राइट। टू स्मॉल स्क्वायर सिलेक्ट करने हैं, कैन बी सिलेक्टेड ऑन द नॉर्मल चेस बोर्ड इफ दे आर नॉट इन सेम रो एंड सेम कॉलम, सेम रो और सेम कॉलम में नहीं आने चाहिए, राइट। तो मेरे पास पहला मान लेते हैं, हमारे पास 64 स्क्वायर्स है, राइट। वैसे तो ये कॉम्बिनेशन से भी हो जाएगा, लेकिन हम रैंडमली अभी क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन के बारे में अभी नहीं पता है, हमने कॉम्बिनेशन नहीं सीखा। मान लेता हूं मैं कि ये 64 स्क्वायर्स है और मैंने इसमें से कोई एक स्क्वायर सिलेक्ट करना है। तो फॉर फर्स्ट स्क्वायर मेरे पास कितना सिलेक्शन अवेलेबल होगा? सर फर्स्ट के लिए तो आपके पास 64 स्क्वायर्स अवेलेबल है, तो 64 हो गए। ठीक है, मान लेते हैं मैंने ये सिलेक्ट किया, राइट। अब मैं इस लाइन में ये जो कॉलम रो है और ये जो कॉलम है, सर मैं इसको इसमें से कोई भी स्क्वायर सिलेक्ट नहीं कर सकता। अब कितने अवेलेबल है? तो अगर मैं सर एक कॉलम माइनस कर दूं, सॉरी एक रो माइनस कर दूं, तो कितने माइनस किए? सर 64 माइनस 8, ठीक है, ये 8 बॉक्स मैंने माइनस कर दिया। फॉर द सेकंड स्क्वायर सिलेक्शन के लिए हम ये करते हैं। सर इसमें से भी 8 माइनस हो गए? नहीं, इसमें से 7 माइनस हो गए। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पहला हमने माइनस कर दिया है, पहला रो माइनस कर दिया है। तो जब हम कॉलम माइनस कर रहे हैं तब हमें 7 बॉक्सेस या 7 स्क्वायर ही माइनस होंगे, राइट। तो सर 64 माइनस 8 माइनस 7, तो इतना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 में से 56 हो गया, माइनस 8 करेंगे तो 56 में से अगर 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा? सर 49 आएगा। सर 49 हो जाएंगे, बिल्कुल। फॉर द सेकंड फॉर द सेकंड स्क्वायर 49 चॉइसेस अवेलेबल है, ठीक है। तो सर आंसर आ गया 64 इंटू 49, गलत। इसमें गलत क्यों? क्योंकि अब हमें अभी हमें केसेस सभी सेम ही लग रहे हैं, राइट। हमने अलग अलग केसेस नहीं देखे, ये केसेस तो सेम ही हो जाएगा। अब मैं मान लो दो, फॉर एग्जांपल पहला यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, राइट। मैं यहाँ पे अलग बॉक्स बना रहा हूँ। मान लेते हैं ये जो चेस बोर्ड है, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स सिलेक्ट किया 64 में से, ये वाला फर्स्ट। फिर मैंने सेकंड बॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट किया, राइट। तो जब मैं ये 49 इंटू 64 कर रहा हूँ तो मैंने ये एक ये बिल्कुल सही है, हम जो लॉजिक लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने ये क्या किया था, ये फर्स्ट वाला बॉक्स था मैंने सिलेक्ट किया, ये सेकंड बॉक्स सिलेक्ट किया था। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं फर्स्ट बॉक्स इसको सिलेक्ट करूं, सेकंड इसको, तो क्या सिलेक्शन अलग हुआ? चेस अकॉर्डिंग टू चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्या हमें बोला गया था फर्स्ट और सेकंड में मतलब अलग अंतर होना चाहिए, पहले ही आएगा दूसरा? नहीं। चेस बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो मैं फर्स्ट इसको सिलेक्ट करूं या फर्स्ट इसको सिलेक्ट करूं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये केस तो सेम ही हुआ, राइट। तो सभी केस 2 टाइम्स रिपीट होंगे। दैट्स व्हाई 64 इंटू 49 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी द आंसर, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि जहां पे हम सिलेक्शन तो कर रहे हैं, हमारा लॉजिक बिल्कुल है, हम जो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स और ये सब हम काउंट कर रहे हैं, ये सही होगा, ये मतलब हमने समझ लिया टॉपिक वाइज सही होगा, लेकिन क्वेश्चन टू क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, राइट। और याद रहे जब चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इस चैप्टर में
हमें आंसर सभी के आ जाएंगे, राइट। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि मेजोरिटी ऑफ टाइम्स हमें क्वेश्चंस के आंसर कैलकुलेट हो जाएंगे, फिर भी कुछ ना कुछ बाकी रह जाए, कुछ केसेस रिपीट हो गए, तो बस उसी की प्रैक्टिस करनी है, राइट। देन moving to next question. Now, in how many ways 5 persons can be stand in a row? लो कर लो बात, 5 लोगों को रो में खड़ा करना है, तो पहले पर्सन के लिए कितनी चॉइस अवेलेबल है, या फिर मैं फर्स्ट प्लेस बोलूं कि फर्स्ट प्लेस में कितने लोग मैं रख सकता हूं? सर 5 में से कोई भी रख सकता हूं, 5 चॉइसेस है पहले बॉक्स के लिए। सर सेकंड बॉक्स के लिए कितने चॉइसेस अवेलेबल है? सर 4, क्योंकि अब तो 4 ही बचे, और लोग तो अलग अलग ही हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए, उसमें थोड़ी रिपीटेशन होगा। थर्ड में 3 चॉइसेस अवेलेबल है सर, 2 में 2, और लास्ट बॉक्स में 1। तो बस हो गए नंबर ऑफ वेज 5 फैक्टोरियल, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सो दिस विल बी द आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 2 into 10 raised to 8 and which can be written by means of 1 and 2। तो हमें बोला गया है कि एक नंबर है, ऐसा नंबर है 2 है और उसके पीछे 8 जीरो है, 2 3 4 5 6 7 8 20, 20 लाख हमें बोला गया है, राइट। 20 लाख हमारे पास है। तो अब इसमें बोला है कि नंबर है वो छोटा ही होना चाहिए, राइट, लेस देन ऑफ दिस। तो इसका मतलब अगर मैं 8 डिजिट वाला करूँ कि भाई 8 और 9, 9 डिजिट का नंबर है, 9 डिजिट का नंबर है, इसमें मैं ये वाला जो प्लेस है उसमें 2 नहीं रख सकता, क्योंकि ऑब्वियसली वो 2 से बड़ा हो जाएगा, राइट। नंबर गढ़ में 2 रखूंगा, बाकी में कुछ चेंज करूंगा, तो मुझे यहाँ पे या तो 1 रखना है या तो 2, क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 और 2 ही यूज करना है, मीन्स ऑफ 1 एंड 2। तो मैं 1 और 2 यूज कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली पहले बॉक्स के लिए मेरे पास क्या सिलेक्शन होगा? सर पहले बॉक्स में मैं 1 ही रख सकता हूँ, ठीक है, 1 रख दिया। सर यहाँ बाकी में अब कुछ भी रखो, तो यहाँ पे 2 चॉइसेस अवेलेबल है, यहाँ पे भी 2 चॉइसेस, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी, और ये 2 चॉइसेस। तो कितने हुए सर? 2 raised to 8 हो गए, और इंटू 1। तो इतने चॉइसेस अवेलेबल है फॉर अ 9 डिजिट नंबर। लेकिन क्या हमें बोला है कि 9 डिजिट का नंबर होना चाहिए? नहीं, हमें बोला है कि इस नंबर से छोटा होना चाहिए, तो 8 डिजिट का भी हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 9 डिजिट का नंबर, 8 डिजिट का नंबर भी इससे हो सकता है छोटा, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे अगर मैं 2 ना रखूँ, यहाँ पे 1 ही रखूँ, तो भी यही बनेगा। हाँ सर, तो मैं अब क्या हो गया, 9 डिजिट का नंबर नहीं हो गया मेरे पास, अब नंबर हो गए 8 डिजिट का, 8 डिजिट का। तो 2 into 2 into 2 कितनी बार रिपीट होगा सर? 7 टाइम, 2 7 टाइम्स होगा, राइट। तो ये हो गए 8 डिजिट वाले नंबर, ठीक है। अब ये निकाल दूँ 7 डिजिट का नंबर। हाँ सर, यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, बाकी सब जगह, सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक। यहाँ पे जब हम 8 डिजिट का नंबर रख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 2 रख सकता हूँ ना, क्योंकि वो ऑलरेडी 8 डिजिट का हो गया, राइट। तो 2 raised to 8 ही आएगा, राइट। फिर उसके बाद बस हमें यहाँ पे 2 हटाते जाना है, मतलब पहला डिजिट हटाते जाना है, राइट। तो 2 raised to 7, राइट, 4 5 6 7, देन प्लस 2 raised to 6, प्लस 2 raised to 5, प्लस 2 raised to 4, 3 2 1, प्लस 2 raised to 3, प्लस 2 raised to 2, प्लस 2 raised to 1, राइट। तो इन सबको अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो यू विल गेट द फाइनल आंसर, राइट। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा ही था, राइट। तो ये था आज के बारे में, मतलब आज हमने जो प्रैक्टिस की है, राइट, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं सभी मैंने ट्राई किया है कि थोड़े थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लूं, और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपको जब जो आप क्वेश्चन है जब आप रिपीट करोगे, तो आपको लगेगा कि ये कॉम्बिनेशन से भी हो सकता था, आगे जाके आपको पता चलेगा। लेकिन परम्यूटेशन से भी हो सकता था, मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकता था, एडिशन से भी हो सकता था। तो हमने आज जो हमने इससे पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हमने प्रैक्टिस की, अगर आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख के आओ, फिर ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। और अगर वैसे ही समझ आ रहे हैं, राइट, तो फिर कोई जरूरत नहीं है, राइट, आप आगे मूव कर सकते हो, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब हम कॉम्बिनेशन और वो सब चीजें, उसके सर्कुलर परम्यूटेशन है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो टिल देन हैव नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।